एक तरफ वो इंसान है जो कभी दुनिया का वीकेस्ट हंटर हुआ करता था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा साइयन जिसने गॉड की लिमिट्स तक को तोड़ दिया था। एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वॉरियर और एक शैडो मोनार्क। दोनों की अगर कभी आपस में बैटल होती है तो क्या लगता है आप सबको, क्या बचेगा? जीतेगा कौन ये तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि दोनों जब आपस में 1-on-1 भिड़ेंगे, लड़ेंगे आपस में, तो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इतनी ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिलेगी कि हम और आप ये चीज़ चाहेंगे ही नहीं कि ये बैटल कभी खत्म हो। इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या जिनवू और गोकू एक्चुअली कंपेरेबल हैं? क्योंकि एक तरफ ड्रैगन बॉल का यूनिवर्सल लेवल सेयन और वहीं दूसरी तरफ एक शैडो मोनार्क जो मौत को भी कमांड करता हो। रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर की बात करें तो गोकू क्लियरली हाई स्केल पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ डिस्ट्रक्शन बेसिस पर नहीं होता। एक्चुअली जिनवू की रियल डेंजर उसकी एबिलिटीज में है, जैसे कि शैडो एक्सट्रैक्शन, रीअवेकनिंग, रीजनरेशन, नेक्रोमेंसी या फिर इमॉर्टलिटी लाइक एग्जिस्टेंस। तो फाइनली मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का द पीएम एनिवर्स में, जहां आज हम दो लेजेंड्स का, एनिमे वर्ल्ड के दो लेजेंड्स यानी कि गोकू और संग जिनवू का कंपैरिजन करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपसे कहीं कुछ मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन पावर स्केलिंग बेसिस पर करने वाले हैं। तो अगर हम गोकू की पावर स्केलिंग की बात करें तो इसका पावर लेवल नॉर्मल एनिमे स्टैंडर्ड से काफी बियॉन्ड चला जाता है। ड्रैगन बॉल सुपर के अकॉर्डिंग गोकू और बीडस का क्लैश वेव्स यूनिवर्स तक इफेक्ट कर रहा था, मतलब यूनिवर्सल शॉक वेव्स और मैक्रोकॉस्मिक इम्पैक्ट, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्केलिंग में गोकू की बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही थी, मतलब गोकू की बॉडी पर जब भी अटैक होते थे तो उसका बॉडी ऑटोमेटिकली सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। एंड दिस इज द मैसिव पॉइंट अगेंस्ट जिनवू स्टेल्थ अटैक। गोकू की स्पीड इतनी एब्सर्ड हो जाती है कि ओपोनेंट्स मूवमेंट तक परसीव नहीं कर पाते। यूनिवर्स लेवल अटैक सर्वाइव करना, कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट अडेप्ट करना, ये गोकू की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स में से एक है। एक चीज जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, सेयंस बैटल के ड्यूरिंग अडेप्ट करते हैं, मतलब बैटल जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा गोकू स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन जिनवू का स्केलिंग सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट है। वो रॉ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा डोमिनेंस पर बिलीव करता है। जिनवू कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता है और वो हर बैटल के बाद स्ट्रॉन्गर होता जाता है और इवेंचुअली वो ह्यूमन लिमिटेशंस को कंप्लीटली ट्रांसेंड कर देता है। एनिमे सीरीज में अब तक जिनवू की फुल आर्मी प्रॉपरली रिवील भी नहीं की गई है। ये सिर्फ नंबर का इशू नहीं है, हर शैडो हाई लेवल का सोल्जर होता है और जिनवू की सबसे टेरिफाइंग एबिलिटीज में से एक है शैडो एक्सट्रैक्शन, यानी कि डिफीटेड एनिमीज या फिर डेड एनिमीज के सोल को एक्सट्रैक्ट करके अपनी आर्मी का परमानेंट हिस्सा बना लेना। और ये एबिलिटी एनिमे वर्ल्ड में अभी तक उतनी टेरिफाइंग वे में एक्सप्लेन नहीं की गई है। जिनवू इंस्टेंटली अपनी शैडोज के साथ पोजीशन स्वैप कर सकता है। बेसिकली बैटलफील्ड का कोई भी कॉर्नर उसके लिए सेफ नहीं रहता। एनिमे में तो नहीं, बट मानवा में हमें ये जरूर पता चलता है कि जिनवू का प्रेजेंस अपने आप ही एक प्रेशर क्रिएट करता है और इसी वजह से ये कंपैरिजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जिनवू विंस थ्रू ओवरवेलमिंग कंट्रोल, गोकू विंस थ्रू ओवरवेलमिंग पावर। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इन दोनों में ऐसी क्या क्या सिमिलैरिटीज है जिस बेसिस पर इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं इन दोनों की सिमिलैरिटीज। जिनवू एक ऐसा हंटर होता है जिसे वीकेस्ट हंटर के नाम से जाना जाता था, वहीं गोकू एक ऐसा लो क्लास साइयन था जिसे इनिशियली कोई भी स्पेशल वॉरियर नहीं माना जाता था। लेकिन टाइम आने के साथ दोनों एक चीज प्रूव कर देते हैं कि ओरिजिन मैटर नहीं करता, मैटर करता है ग्रोथ। इन दोनों कैरेक्टर्स की सबसे डेंजरस क्वालिटी क्या है पता है? ये दोनों किसी भी बैटल के बाद अपने आप को इवॉल्व करते हैं। गोकू हर बड़ी लड़ाई के बाद अपनी लिमिट्स को ब्रेक करता गया, वहीं जिनवू हर डंजन, हर लाइफ एंड डेथ वाली एक्सपीरियंस के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाता गया। तो इस हिसाब से दोनों कैरेक्टर का रियल पावर सोर्स उनका इवोल्यूशन है। एक चीज ये भी सिमिलैरिटी है दोनों में कि चाहे दोनों कितना ही ज्यादा क्यों ना इवॉल्व हो जाए या फिर दोनों कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों ना बन जाए, दोनों हमेशा एक ही चीज के लिए फाइट करते हैं, वो है प्रोटेक्शन। स्टोरी के एंड तक दोनों नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहते। गोकू गॉड और एंजल के लेवल पर फाइट करता है, वहीं जिनवू डेथ का किंग बन जाता है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन स्पीड एंड एबिलिटीज बेसिस पर करने वाले हैं। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो ये बैटल को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ फास्ट मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है रिएक्शन स्पीड, कॉम्बैट स्पीड, टेलीपोर्टेशन और प्रिडिक्शन एबिलिटीज की।
ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में गोकू की स्पीड ऑलरेडी इंसेन थी, है ना, बट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट में गोकू कॉन्शियसली सारे अटैक्स को डॉज नहीं करता, बल्कि उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है। इसका मतलब यह है कि ओपोनेंट जब भी अटैक करे, गोकू की बॉडी उससे पहले रिएक्ट करती है। और फिर आता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन, एक ऐसा टेक्निक जिससे गोकू इंस्टेंटली पूरे बैटलफील्ड को क्रॉस कर सकता है। और यही एबिलिटी जिन्वू के स्टेल्थ अटैक को कंप्लीटली डेंजरस बना देती है, लेकिन जिन्वू का स्पीड कंप्लीटली डिफरेंट है। वो फ्लैशी मूवमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो ओपोनेंट्स के रियलाइज होने से पहले अपीयर होता है। और उसकी मोस्ट डेंजरस स्पीड एबिलिटी है शैडो एक्सचेंज। जिन्वू इंस्टेंटली अपनी किसी भी शैडो के साथ अपनी पोजीशन को स्वैप कर सकता है, मतलब बैटलफील्ड का कोई भी कॉर्नर उसके लिए रीचेबल है। तो इस हिसाब से अगर हम पूरे रॉ रिएक्शन स्पीड की बात करें तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू का एडवांटेज टेरिफाइंग है, नो डाउट, बट बैटलफील्ड मोबिलिटी, टेलीपोर्ट प्रेशर और अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये सारी चीजें जिन्वू को मोस्ट डेंजरस बनाते हैं। और इसी पॉइंट से बैटल सिंपल कंपैरिजन से वॉर स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट होने लगती है। एक चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मांगा और नोवेल रीडर्स को ऑलरेडी ये टेरिफाइंग चीजें पता होंगी। एनिमे ने अब तक जिन्वू की ट्रू मूवमेंट स्केलिंग प्रॉपरली शो ही नहीं की है। कई बैटल्स में तो एनिमीज को ये रियलाइज तक नहीं होता है कि उन पे अटैक्स ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इतना फास्ट है हमारा जिन्वू। और ये सारी चीजें हमें एनिमे में अभी तक दिखाया ही नहीं गया है। भाई बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं। अब हम आते हैं उस सेक्शन में, यानी कि एबिलिटी कंपैरिजन में, जहां पे इन दोनों का फाइट ऑलमोस्ट अनफेयर लगने लगता है। गोकू की एबिलिटीज का फाउंडेशन सिंपल है, डिस्ट्रक्शन, कामेहामेहा, की ब्लास्ट, गॉड की, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और इंस्टेंट ट्रांसमिशन। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये एक डिवाइन कॉम्बैट स्टेट है। यहाँ पे मूवमेंट, प्रिसीजन और रिएक्शन सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। और एक चीज जो मैक्सिमम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं वो ये है कि सेयंस बैटल के दौरान अपने आप को अडेप्ट करते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा लंबी बैटल चलेगी, जितनी ज्यादा लंबी फाइट चलेगी, गोकू उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि सेयंस जो है वो बैटल के माहौल को धीरे धीरे अपने आप में अडेप्ट करने लगते हैं। अब इस मामले में जिन्वू जो है वो थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि वो अकेला कभी फाइट ही नहीं करता। उसकी मोस्ट टेरिफाइंग एबिलिटी है शैडो एक्सट्रैक्शन, राइट, यानी कि डेड एनिमीज और डिफीटेड एनिमीज के सोल को एक्सट्रैक्ट करके उसे अपनी आर्मी का एक परमानेंट हिस्सा बना लेना। और एनिमे सीरीज ने अब तक इस एबिलिटी का फुल हॉरर प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया है। जिन्वू सिर्फ एनिमीज को डिफीट ही नहीं करता, बल्कि उन्हें अपनी आर्मी का एक परमानेंट हिस्सा बना लेता है, जैसे कि बेरू, एग्रिस और ढेर सारे कमांडर्स। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी जितनी ज्यादा लंबी बैटल चलेगी, जिन्वू की आर्मी उतनी ही ज्यादा एक्सपैंड करती जाएगी। बट एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि गोकू जो है अगर अकेला फाइट करे तो जिन्वू की आर्मी कहाँ से एक्सपैंड करेगी। खैर, मांगा में एक और टेरिफाइंग डिटेल बताया गया है जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। वो ये है कि जिन्वू की शैडो आर्मी जो है वो नॉर्मल समन नहीं है। अगर उनकी माना कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो तो वो बार बार वापस आ सकते हैं, यानी कि बैटल भले ही खत्म हो जाए लेकिन उसकी आर्मी कभी खत्म नहीं होगी। लेट मानवा में जिन्वू की प्रेजेंस ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है। एनिमीज सिर्फ उसके स्ट्रेंथ से नहीं डरते, बल्कि उसके प्रेजेंस से भी फियर फील करते हैं। और एक चीज जो एनिमे व्यूअर्स अक्सर मिस कर देते हैं वो ये है कि जिन्वू जो है वो एक एक्सट्रीमली टैक्टिकल फाइटर है। वो बैटलफील्ड रीड करने के साथ साथ एनिमीज को भी अच्छे तरीके से एनालाइज करता है और शैडोज को मल्टीपल लेयर में यूज करता है। तो इस तरह से डिफरेंट पावर सिस्टम होने की वजह से ये बैटल जो है वो सरप्राइजिंगली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हम बात करेंगे उस बारे में जिसका इंतजार ऑलमोस्ट सभी एनिमे फैंस को अब तक होगा, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पावर अप्स नहीं होते, ये कैरेक्टर्स की इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी मेंटालिटी, उनका स्ट्रगल और उनका फाइनल फॉर्म। जब भी एनिमे हिस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो उसमें गोकू का नाम सबसे ऊपर होता है। सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन तो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बल्कि एनिमे हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के बाद गोकू डिवाइन टेरिटरी में एंटर कर गया। गॉड की, यूनिवर्स लेवल बैटल्स और ओपोनेंट्स जो नॉर्मल मॉर्टल से कंप्लीटली बियॉन्ड थे। एंड फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, एक ऐसा फॉर्म जहां पे बॉडी और माइंड दोनों सेपरेटली रिएक्ट करते हैं। नो हेजिटेशन, नो फालतू मूवमेंट्स, प्योर इंस्टिंक्ट। और इस पॉइंट पे गोकू वॉरियर से ज्यादा नेचुरल फोर्स लगने लगता है। अब अगर हम जिन्वू की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी की बात करें तो उसकी भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री है वो कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी। स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि जिन्वू सबसे वीकेस्ट हंटर हुआ करता था, वो भी एस रैंक का। उसके पास ना ही कोई स्पेशल टैलेंट होता है, ना ही कोई ब्रोकन एबिलिटीज, वो बस सरवाइव कर रहा था। लेकिन डबल डंजन वाले इंसिडेंट के बाद उसकी कहानी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है।
क्योंकि इसमें जिन्वू का सामना सिर्फ मौत से नहीं होता है, बल्कि इसी दिन जिन्वू का एक रीबर्थ होता है। उसी दिन सिस्टम उसे चूज करता है और उसी दिन से जिन्वू के अंदर का ह्यूमैनिटी जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कोई इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी। हर फाइट और हर डेडली बैटल के बाद जिन्वू जो है वो अपना लेवल अप करता जाता था। मांगा रीडर्स ने एक सबल चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जिन्वू का अपीयरेंस जो है वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रहा था। एनिमे ने भी ये डिटेल्स दिखाई हैं, लेकिन मानवा में इन ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं ज्यादा तरीके से फील दिया गया है। जो लोग जिन्वू को एनिमे के थ्रू जानते हैं वो लोग उसके फाइनल टेरर को प्रॉपरली इमेजिन कर ही नहीं सकते। लेट मानवा और नॉवल में उसका ऑरा पूरे बैटलफील्ड को डोमिनेट करता है। उसकी शैडो आर्मी तो ऑलमोस्ट इमॉर्टल सोल्जर बन जाती है और उसका प्रेजेंस अपने आप फियर क्रिएट करता है। मांगा का एक क्रिटिकल डिटेल है ब्लैक हार्ट। जिन्वू का माना सोर्स ऑलमोस्ट मॉन्स्टर्स लेवल पर इवॉल्व हो जाता है। इसी वजह से उसकी स्टेमिना और उसका शैडो कंट्रोल एब्सर्ड लेवल तक इंक्रीज हो जाती है। आगे आपको पता चलेगा दैट जिन्वू ह्यूमन की तरह कम और कॉस्मिक रूलर की तरह ज्यादा फाइट करता है। डार्कनेस, शैडोज, फियर, एवरीथिंग अराउंड हिम स्टार्ट्स फीलिंग अननेचुरल। और अब आता है वो मोमेंट जिसका इंतजार सारे एनिमे फैंस बेसब्री से कर रहे होंगे, द फाइनल बैटल बिटवीन गोकू एंड द शैडो मोनार्क। एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बैटलफील्ड, स्काई डार्क और हवाएं बिल्कुल भारी भारी चल रही हो। एक तरफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और दूसरी तरफ शैडो मोनार्क। गोकू कामली खड़ा है, लेकिन उसका ऑरा पूरा इन्वायरमेंट शेक कर रहा है। उधर जिन्वू भी साइलेंटली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे बैटलफील्ड पूरा उसके ही कंट्रोल में है। और फिर पहला क्लैश, पहला मूव जहां गोकू इंस्टेंटली डिसअपियर होता है। एक ऐसा अटैक जो नॉर्मल ओपोनेंट परसीव भी नहीं कर पाते, पर जिन्वू तो ऑलरेडी वहां से निकल चुका है। शैडो एक्सचेंज विद इन सेकेंड्स और बैटलफील्ड में मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। एनिमे ने अभी तक इस एबिलिटी का ट्रू वॉर पोटेंशियल रिवील भी नहीं किया है। लेकिन मेरे दोस्त, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई नॉर्मल रिएक्शन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे गोकू की बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है जैसे जैसे बैटलफील्ड पर जिन्वू अटैक करना स्टार्ट करता है। इधर शैडोज अटैक कर रहे हैं, उधर गोकू डांस कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि गोकू इस तरीके से जिन्वू के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है। और इसी पॉइंट पर जिन्वू ये समझ जाता है कि डायरेक्ट असॉल्ट करना बेवकूफी है। वो बैटलफील्ड मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है। इग्रिस, बेरू, ड्रैगन क्लास शैडोज और इस तरह से पूरा बैटलफील्ड कवर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक पॉइंट आप सबको याद होगा जो मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि जितनी ज्यादा लंबी फाइट चलेगी गोकू उतना ही ज्यादा डेंजरस होता जाएगा। सेयन एडेप्टेशन, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एबिलिटीज और ओवरवेलमिंग रॉ पावर। बैटल का स्केल इस तरह से कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एक सिंगल क्लैश और पूरा बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन सच बताओ तो जिन्वू की रियल स्ट्रेंथ अभी तक रिवील ही नहीं हुई, क्योंकि वो अकेला फाइट ही नहीं कर रहा है। अब धीरे धीरे बैटल जो है वो फिजिकल फाइट से मेंटल वॉर में कन्वर्ट हो रहा है। जिन्वू प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट करता है। इन्फिनाइट नंबर्स, कांस्टेंट अटैक्स, डार्कनेस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। लेकिन गोकू इन सब को देखने के बाद धीरे से स्माइल करता है और फाइनली दोनों फुल पोटेंशियल के साथ अपनी अपनी पावर रिलीज करते हैं। सिल्वर डिवाइन ऑरा और इन्फिनाइट डार्कनेस डायरेक्टली कोलाइड करते हैं। शॉक वेव्स, स्काई रप्चर, पूरा का पूरा बैटलफील्ड डिसअपियर होने लगता है। अगर बात पूरे डिस्ट्रक्टिव पावर की हो तो गोकू का स्केल जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड और गॉड लेवल कॉम्बैट, ये सारी चीजें उसे ओवरवेलमिंग एडवांटेज देते हैं। लेकिन हमारा जिन्वू भी कोई सिंपल ओपोनेंट थोड़ी है। इन्फिनाइट शैडो आर्मी, रीजनरेशन और बैटलफील्ड कंट्रोल, ये सारी चीजें जो है वो जिन्वू को एक टेरिफाइंग ओपोनेंट बनाती हैं। शायद इसी वजह से ये बैटल सिर्फ विनर डिसाइड करने के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। ये बैटल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये दो कंप्लीटली डिफरेंट लेजेंड्स के बीच का क्लैश है। तो सीधे सीधे ये डिसाइड कर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा कि इन दोनों में से विनर कौन होगा। लेकिन अगर रियलिस्टिक कंपैरिजन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो फैसला जो है वो गोकू के फेवर में जाएगा। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग वॉरफेयर, बैटलफील्ड प्रेशर और सर्वाइविलिटी में जिन्वू एक टेरिफाइंग लेवल का थ्रेट बन सकता है। और शायद इसी वजह से ये मैचअप जो है वो इतना लेजेंडरी फील हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पावर कंपैरिजन है ही नहीं, ये क्लैश है प्योर ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ वर्सेस एब्सोल्यूट बैटलफील्ड डोमिनेशन। एक वॉरियर जो गॉड्स को चैलेंज करता है और एक किंग जो डेथ को कमांड करता है। गोकू वर्सेस द शैडो मोनार्क। वीडियो के साथ साथ अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इस वक्त मुझे आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें।